अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, तो जो सबसे मेजर जहाँ से रिसर्च शुरू होती है उस रिसर्च का ऑलमोस्ट जो पहला टॉपिक होता है दैट इज़ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी फर्म के अंदर हमने ये देखा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। पिछले 6 साल का हमने डाटा चेक किया और पिछले 6 साल का डाटा जो है वो ये बता रहा है कि 1990 से लेकर 95 तक उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन के करीब था और उसके साथ साथ उनके एनुअल प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट्स के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। इस ताल्लुक को चेक करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे दैट टूल्स आर नोन एज रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन मीन्स कि जी किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब हम दो वेरिएबल चेक करते हैं तो नॉर्मली हम इसको रिग्रेशन कहते हैं, और जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को चेक करते हैं तो हम इसको नॉर्मली मल्टीपल रिग्रेशंस वगैरह का नाम उसको कहते हैं जी, मल्टी वेरिएट रिग्रेशन वगैरह का नाम हम यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज़ अल्टीमेटली रिग्रेशन। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखें अगेन सिचुएशन हमारे सामने यही है कि बहुत से पर्सनल लेवल पे एंड प्रोफेशनल डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली होते हैं प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। और प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स किस तरीके से निकलती हैं, वो निकलती हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ चेक करते हैं और देखते हैं कि उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का नाम देंगे। अच्छा, एक बात याद रखें कि बहुत दफ़ा रिग्रेशन या कोरिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट भी करता हो मगर उनका कोई मीनिंग ना बनता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साहब है अजमल, जिस दिन उनकी पैदाइश हुई उसी दिन उनके वालिद साहब ने उसी घर में एक पौधे का बीज भी लगा दिया। अब वालिद साहब चूँकि स्टैट्स के आदमी थे तो उन्होंने ये प्लान किया कि वो हर साल दोनों की हाइट चेक करेंगे, पौधे की भी और अजमल की भी। अब वो तकरीबन 20 साल ये काम करते रहे, ठीक है। अब जब उन्होंने 20 साल के बाद ये काम करके उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किए तो यकीनन कोई ना कोई रिलेशनशिप डेवलप हो गया होगा, इसलिए कि एक तरफ पौधे की भी हाइट बढ़ रही है और दूसरी तरफ अजमल की भी हाइट बढ़ रही है। बट ये जो रिलेशनशिप है इसकी कोई जेन्युइन मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटे की मदद से आप जो भी रिलेशनशिप निकालते हैं उस रिलेशनशिप की फिर थ्योरेटिकल मीनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी थ्योरेटिकल मीनिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी थ्योरेटिकल मीनिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई दो वेरिएबल हमें एक साथ मूव होते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट रिग्रेशन इज़ ऑल अबाउट। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में जो सबसे पहला आइडिया पढ़ने की ज़रूरत है दैट इज़ अबाउट वेरिएबल्स। रिग्रेशन के अंदर हम दो किस्म के वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंटली उसकी वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मैंने 100 लोगों से सर्वे किया और मैंने उनसे पूछा कि आपकी सालाना इनकम कितनी है अप्रॉक्सीमेट, और आपके सालाना एक्सपेंडिचर कितने, आप कितना कंज्यूम करते हैं। अब आप अगर गौर करें तो मेरी कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ तो उसी के हिसाब से कंज्यूम करूँगा, अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ तो उसके हिसाब से कंज्यूम करूँगा, अगर मैं 2 लाख कमाता हूँ तो उसके हिसाब से कंज्यूम करूँगा। तो कंजम्पशन इज़ डिपेंडेंट ऑन इनकम। इसका मतलब है कि अगर मैं ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ या चेक करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों की इनकम और
कंजम्पशन आपस में रिलेटेड है, तो मैं ये कहूँगा कि इनकम इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज कंजम्पशन इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये अदरवाइज राउंड नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जी कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है और इनकम उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब फर्ज करें क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने फर्ज करें सिर्फ अपना रिलेशनशिप देखा इनकम और कंजम्पशन का। अब उसमें मुझे नज़र कुछ इस तरीके से आया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इनकम कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है। अब ये कैसे हो रहा है? ज़ाहिर है ये कैसे हो रहा है कि हो सकता है उस शख्स की कोई वेल्थ हो, ठीक है, यानी कि मैंने 10 साल कमाया, 10 साल में मैंने बहुत से पैसे जमा कर लिए, उसके बाद मैंने कहा अब मैंने ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है और मैंने नौकरी छोड़ दी। या फ़र्ज़ करें मैं रिटायर हो गया, अब मेरी इनकम नहीं है लेकिन मेरी कंजम्पशन चल रही है, और वो कंजम्पशन कहाँ से चल रही है? वो कंजम्पशन चल रही है जो मैंने पैसे आज तक सेव किए हैं उससे। तो वो जो सेविंग है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माई वेल्थ। या ये भी हो सकता है कि मैं कुछ भी नहीं करता लेकिन मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे इतनी बड़ी जायदाद मिली है कि मैं उसी को खाए जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम रादर देन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं अगर इसके रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूं तो शायद मुझे चाहिए मैं इसके अंदर को एक तो और वेरिएबल शामिल करूं। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन या मल्टी रिग्रेशन। ठीक है, अभी तो खैर हमारा टॉपिक सिर्फ सिंगल दो ही वेरिएबल की तरफ है, तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो रिलेशनशिप है रिग्रेशन का, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरीके से हमने देखा कि अगर मेरी इनकम बढ़ती जा रही है तो साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है, और अगर इनकम कम होगी तो कुछ ना कुछ लेवल पे मैं अपनी कंजम्पशन को भी कम करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है इट इज़ अ पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव रिलेशनशिप हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो वेरिएबल आपस में जो जो भी उनकी रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ अभी हम रिग्रेशन में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रिग्रेशन और कोरिलेशन को समझने के लिए जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके से मैंने ये रिग्रेशन, सबसे जो पहला बात आती है, ये देखें, ये मैंने जो बात की थी अभी आपसे कि डायरेक्ट डायरेक्ट इसके अंदर पॉजिटिव स्लोप है कि जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़ रही है, मैं जैसे जैसे मेरी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगा रही है वैसे वैसे सेल्स बढ़ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे एंटी पोल्यूशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, पैसे लगा रही है कि यार मुल्क में पोल्यूशन ना हो, वैसे वैसे पोल्यूशन की जो इमिशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। नाउ दिस इज अ नेगेटिव स्लोप एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, जब भी हम रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो नॉर्मली होता है कि हम एक स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम में हम वो दोनों वेरिएबल जिनको हमने एक दूसरे के अगेंस्ट एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, उनको हम एक्स और वाई एक्सेस पे डाल दिया करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस पे जब हम डाल दिया करते हैं तो हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है देख कर ही। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेरिएबल किस तरीके से रिलेटेड है, दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका नॉर्मली उनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, वो या वो इन्वर्स की शेप में आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कुछ छोटे से बेसिकली डाटा उठाऊं जिसमें कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास 7-8 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है, उनका क्यूमुलेटिव जीपीए दिया, और उस जीपीए के बाद उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो दिया हुआ है। ठीक, इसको आप दोनों तरीके से पढ़ सकेंगे कि एक शख्स ने एक लड़के ने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या स्कोर किया और उसके बाद जब वो 4 साल यूनिवर्सिटी में रहा तो उसका क्यूमुलेटिव जीपीए क्या आया। ठीक, तो आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा थे उसका जीपीए ज़्यादा था, जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर कम थे उसका जीपीए कम था। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि आपको रिवर्स होता हुआ भी हो सकता है कि नज़र आ जाए। ठीक है, 100% ये नहीं हो पाएगा। चलें हम देखते हैं। अब अगर मैं इस डाटे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड क्यूमुलेटिव जीपी मैं अगर इसको स्कैटर डायग्राम पे डाल दूं तो आप देखें क्या हुआ, एक तरफ मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को डाला और दूसरी तरफ मैंने क्यूमुलेटिव जीपीए को डाल दिया, तो ये मेरे पास कुछ डाटा आ गया। अच्छा, अब देखें ये जो लाइन है ना ये बड़ी क्लियर शो कर रही है, और ये लाइन क्या शो कर रही है
कि यार इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्यूमुलेटिव जीपीए बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं एक अंदाजन ट्रेंड लगाने की कोशिश करूं तो शायद मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं ऐसी, तो ये मेरे पास एक ट्रेंड एनालिसिस बन जाए, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। तो ठीक है, हमने बिल्कुल ऐसे ही किया और हमने इसके अंदर एक रीजनेबल रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप आप देखें यहाँ जो मैंने जो इसकी पिक्चर बनाई है, दिस इज द लीनियर फॉर्म, दिस इज द लीनियर लाइन। ठीक है, ये तो बड़ा एक सिंपल सा काम था जिसमें एकदम से लीनियर बन गया, अदरवाइज ये कर्व की शेप में भी हो सकता है। अगर लीनियर होगा तो मैं इसको नॉर्मली कहूँगा कि ये यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। ऐसा केस भी हो सकता है जिसके अंदर ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्केयर हो। ठीक है, स्केयर की शेप में हो, तो वो लीनियर की भी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हो सकती हैं, नॉन लीनियर हो सकता है ये। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द स्कैटर डायग्राम टाइप्स। आप अगर इसको देखें तो देयर कैन बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, there can be a inverse linear, there can be a direct but curvy linear, there can be a inverse curvy linear, there will be a inverse but this is now more scattered। कि आप देखें यहाँ पे एक्चुअल जो पॉइंट्स थे वो लाइन के करीब थे, दूर थे, और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि इनके दरमियान किसी भी किस्म का रिलेशनशिप ना हो। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर तो आपको बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लाइन नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं फिर डाटा इतना सिंपल हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हमें फिर उसको समझने के लिए बाकायदा रिग्रेशन वगैरह को अप्लाई करना पड़ता है। अब ये रिग्रेशन को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहले वी नीड टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं एक सिंपल सा फर्ज का सवाल उठाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी है जो ये देखना चाह रही है कि क्या अगर हम ज़्यादा स्टोर्स खोलेंगे तो ज़्यादा स्टोर्स खोलने से क्या सेल बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपनी ही जैसी मुख्तलिफ कंपनीज़ का डाटा लिया और देखना की कोशिश की कि नंबर ऑफ सेक्शंस हो और सेल्स, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि जो सेल्स हैं, सेल्स इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल whereas sections are independent variable। ठीक है, क्योंकि सेक्शन डिपेंड कर रहे हैं सेल्स के ऊपर। तो सेल जो है वो सेल्स बेसिकली डिपेंड कर रही है सेक्शंस के ऊपर, कि जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे उतनी सेल्स होंगी। ठीक है, तो सेल्स इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम नॉर्मली इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट एंड बी इज कॉल्ड स्लोप। आप अगर इसी इक्वेशन को एक और सेंस में भी समझने की कोशिश करें, मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखूं कि फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करूं और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहूँ कि मैं रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ, अगेन वही वाला, कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान ए प्लस बी, और आगे मैंने लफ्ज़ लिख लिया जी इनकम। अब आप अगर गौर करें तो देखिए होगा क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी इनकम कम होगी वैसे वैसे कंजम्पशन कम होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरी इनकम यहाँ पे ज़ीरो हो जाए तो क्या कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाएगी? नहीं, कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँगा। इसका मतलब है, देखें होगा क्या, होगा ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी कंजम्पशन इनकम मेरी ज़ीरो भी हो जाए तब भी सिचुएशन क्या बनेगी, ये इस तरह होगी, ए प्लस बी, और कंजम्पशन अगर ज़ीरो हो गई, इनकम ज़ीरो हो गई, तो सिर्फ क्या होगा कि बी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ए कुछ ना कुछ बच जाएगा फिर भी। नाउ व्हाट इज़ दिस ए? दिस ए इज़ द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब है मैं अगर एक अपने पास यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो उस ग्राफ पे जब मैं एक
शेप बनाऊंगा तो जहां से वो लाइन मूव कर रही है, जहां से वो लाइन मूव कर रही है वो बेसिकली कहलाएगा इंटरसेप्ट। मैं अगर एक छोटा सा यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं कि पता नहीं कहाँ पिक्चर है आपके सामने, नॉर्मली किसी भी किस्म की अगर, अभी खैर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और दिस इज वाई इंटरसेप्ट ये हो गया। एंड स्लोप ऑफ लाइन इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन इज कि वो लाइन के साथ किस तरीके से वो जो सिचुएशन है वो आगे मूव कर रही है, कि लाइन की स्लोप कैसी है। जितनी लाइन की स्लोप ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हम इसको मालूम कैसे करेंगे? देखें, इसको मालूम करने के लिए हमारी जो मकसद है वो क्या है। देखें, ये हमारे पास इक्वेशंस फर्ज करें एग्जिस्ट करती है। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, या ये वाला वेरिएबल है। अब आप देखें इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट ये है कि ये लाइन किस तरीके से यहाँ पर आके टच करती है। ठीक है, नॉर्मली इंटरसेप्ट यहाँ पर होता है। और ये जो लाइन की जो कर्व, ये जो लाइन की जो स्लोप है, इसको ज़ाहिर है हम स्लोप कहते हैं। अब आप देखें सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने रिग्रेशन इक्वेशन से एस्टिमेट की है। दिस इज एस्टिमेटिंग लाइन। ये वो लाइन है जो कि मैंने रिग्रेशन से एस्टिमेट की है। और इसके मुकाबले में जो एक्चुअल डाटा था वो ये वाली वैल्यूज़ थी। एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू, बल्कि आप समझ लें 3 ये वैल्यूज़ थी। एक ये वाली वैल्यू थी एक्चुअल, एक ये वाली वैल्यू थी, और एक ये वाली वैल्यू थी। इसी तरीके से एक और मॉडल था मेरे पास, उसमें एक ये वाली वैल्यू थी, एक ये पॉइंट था, और एक ये पॉइंट था। अब इन 3 पॉइंट की मदद से हमने किया ये कि हमने एस्टिमेट किया रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाली इक्वेशन। जब मैंने एस्टिमेट किया तो अब देखें सिचुएशन क्या निकली। मेरी असल वैल्यू थी ये वाली, और लाइन कहाँ पर आ रही है, लाइन यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 का डिस्टेंस है। इसका मतलब है दिस 2 इज़ माई एरर। मेरी एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे थी, लाइन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है मेरा एक्चुअल एरर कितना है, -4। नेक्स्ट में क्या हुआ, मेरी एक्चुअल वैल्यू ये थी और एस्टिमेटिंग लाइन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो मेरा एरर कितना हो गया, 2। ठीक है, इसका मतलब है अब आप अगर इस सारे सिचुएशन में देखें तो यहाँ से 2 का एरर है, यहाँ से 2 का एरर है, और यहाँ से -4 का एरर है। 2 + 2 4, 4 - 4 0। इसका मतलब है इस मॉडल के अंदर जो एरर है वो 0 का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल से एस्टिमेटेड का डिफरेंस कितना है, 6, तो 6 का एरर आ गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे गया तो ये एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल है, इन दोनों को माइनस किया, -4 का एरर है। इसी तरीके से यहाँ से किया तो -2 का एरर। दोबारा मैंने वही काम किया, 6 -4 -2 0। इसका मतलब है इन दोनों मॉडल के अंदर एरर कितने कितने आ गए, 0। एरर 0 आ गए तो क्या ये मॉडल बिल्कुल सही मॉडल है? नहीं, यकीनन ये सही मॉडल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एरर को डायरेक्टली जमा तफरीक करते हैं तो एरर हो सकता है बात वक्त आपको फील हो कि वो 0 एरर है, मगर उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा एरर्स मौजूद हैं। इसलिए कि आप देखें तो इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यू से दूर एग्जिस्ट कर रही हैं। इसलिए हम फिर इसको जब मालूम करने की कोशिश करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी तरीके से ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं, जो कि जब मैंने एक्चुअल वैल्यूज़ में ली हैं तो ये 0 हो गई हैं, मैं इनका स्केयर लूँ, यानी कि 2 का स्केयर 4, -4 का स्केयर 16 एंड 2 का स्केयर अगेन 4, तो 16 + 8 24। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने देखा तो 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर 16 एंड 2 का स्केयर 4, तो ये 20 एंड 56। अब आप देखें इसका 24 आ रहा है और इसका 56 आ रहा है। इसका मतलब है मैं अगर लीस्ट स्केयर मेथड के तौर पर देखूं तो मेरे लिए ये वाला मॉडल बेहतर है, क्योंकि इसका जो स्केयर्ड डिफरेंस है वो लीस्ट आ रहा है। यानी कि मैंने रिग्रेशन इक्वेशन में इस तरीके से मेथड अप्लाई करना है कि जो एरर
बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसका जो स्केयर है वो हमेशा लीस्ट वैल्यू के ऊपर आए। दिस इज द बेसिक आइडिया, जिस आइडिया को हम मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर के नाम से जानते हैं, और ये मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर फिर हम रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मकसद हमारा क्या होता है? मकसद हमारा होता है इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर ये एस्टिमेटिंग लाइन लगाने का, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो a प्लस बी एक्स है, इसके अंदर जाहिर है y इज़ अ वेरिएबल एंड x इज़ अ वेरिएबल। a और b दे आर द कोफिशिएंट्स। ये वही वाली बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि एक्चुअल वैल्यूज़ का आपने जब वैसे देखा तो आपको टोटल एरर 0 नज़र आया, लेकिन दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि हम इसके स्केयर लेके देखें या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखें और उसके मुताबिक हम फैसला करें कि कौन सा मॉडल बेहतर है। तो इसलिए हम फिर रिग्रेशन इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास जो ऑप्शन थी यही वाली जिसकी भी हम बात कर रहे हैं एस्टिमेटिंग लाइन की, इस एस्टिमेटिंग लाइन को में मुझे मालूम क्या करना है? मुझे ए और बी मालूम करना है। तो ए और बी मालूम करने का मेरे पास जो तरीक़ाकार मौजूद है वो कुछ इस तरीके से है कि बी मालूम करने का मेरे पास ये वाला फार्मूला मौजूद है, और ए मालूम करने का मेरे पास ये वाला फार्मूला मौजूद है डायरेक्ट जो हमें किताब में दिया हुआ है। ये हम मालूम कैसे करते हैं? असल में इसको मालूम करने का तरीक़ाकार होता है कि आप इसको नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से मालूम करते हैं। मैं अगर सबसे आखिर में चला जाऊँ यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले ये जो नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशन है मैं इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाऊंगा। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का क्या तरीक़ाकार है? नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीक़ाकार है कि ए के साथ ये जो कोफिशिएंट है, इस ए के साथ जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं और समीशन ले लूं साथ इसका। तो ए के साथ कौन सी वैल्यू है? 1। मैंने 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम इक्वेशन आ गई, और फिर मैंने इनका समीशन ले लिया। y जो है y इस समीशन y हो गया। ये जो a है, आप चाहें तो a के साथ भी समीशन का निशान लगा दें, लेकिन आपको पता है समीशन का मतलब होता है जमा करना। तो जितनी वैल्यूज़ होंगी आप अगर उसको जमा करें या n से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। और यहाँ पर जब आपने इस पे समीशन से मल्टीप्लाई किया तो चूँकि b कांस्टेंट है, b बाहर चला गया और समीशन अंदर रह गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये जो b है, b के साथ जो कोफिशिएंट जो वैल्यू है अगेन उसको मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन से और समीशन ले लें। अब जब आपने x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इंटू समीशन आ गया। a के साथ जब आपने x को मल्टीप्लाई किया तो ax, और x के साथ समीशन का साइन आ गया क्योंकि a कांस्टेंट है। और x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया और साथ b की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस आ गई हैं इस मॉडल से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स मौजूद हों, फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि एक और वेरिएबल है, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ करें एक और वेरिएबल है वेल्थ का, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है अब यहाँ पे 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अभी मेरे पास चूँकि 2 वेरिएबल है तो 2 नॉर्मल इक्वेशंस बनी। अच्छा, अब आपको ये इक्वेशंस देख के नज़र आ रहा है कि दीज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बिल्कुल जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखा दूँ कि ये जो पहली इक्वेशन है मैं इसमें से a की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसको na को सेपरेट लिखा। अब मैंने जब यहाँ से दोनों साइडों से n को डिवाइड किया, दोनों साइडों को n से डिवाइड किया तो हुआ क्या? यहाँ से n ख़त्म हो गया और यहाँ से ये जो समीशन y है इसके नीचे n आ गया। जब समीशन y के नीचे n आएगा तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? ये बन जाएगी y बार। अगर आपको याद हो x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n, तो ये y बार है। तो मैंने y बार को इस तरह लिखा है कि y को बोल्ड करके मैंने रेड कर दिया है। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार। अब इस a की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, अब अगर इस a की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, इस पूरी की पूरी वैल्यू को, तो
तो ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं अगर इसी को दोबारा लिखूं तो आप देखें मेरे पास अब ये सिचुएशन किस तरीके से हो जाएगी। ये मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि वाई बार इनटू समीशन एक्स माइनस बी एक्स बार इंटू समीशन एक्स, ये उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो सकता है? अगले स्टेप में ये हो सकता है कि मैं ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ है इनको उस साइड पे लेके चला जाऊँ, इसको मैं इस साइड पे ले आया और इसको मैंने इस तरह ही रहन दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैंने b को कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं यहाँ से b को कॉमन लूँगा तो मेरे पास यही जो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरा मॉडल, ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इसकी इक्वेशन बन जाएगी आप अगर इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब चूँकि b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है और a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये b और a मालूम हो गया और इस b और a की मदद से मेरे पास मेरी जो पूरी की पूरी रिग्रेशन इक्वेशन है वो अल्टीमेटली तैयार हो गई है मेरे पास। ठीक हो गया जी। सबसे पहले मैं ज़रा इसको जो मैंने सवाल सॉल्व किया था आप लोगों के लिए, मैं आपको इस सवाल को दिखा दूं। फ़र्ज़ करें यही मेरे पास सवाल है जिसमें मैंने लिखा ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ़ सेक्शंस मौजूद हैं और नंबर ऑफ़ सेक्शंस मेरे पास मौजूद हैं, ये सीरियल नंबर्स हैं, जस्ट टू सी कि हाउ मैनी वैल्यूज़ आई हैव। नंबर ऑफ सेक्शंस मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं कि 3 सेक्शन, 7, 9, 6, 6, 10, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सेल्स फिर उसी मुताबिक मेरी चेंज कर रही हैं, 33, 38, 24 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास एक्स और वाई आ गया। अब मुझे चाहिए क्या क्या? मुझे बेसिकली सबसे पहले एक फिगर चाहिए समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई के लिए मैंने इसको एक्स और वाई को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सारी वैल्यूज़ आ गई। दूसरी मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली सारी की सारी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्स बार चाहिए। एक्स बार का बेसिकली मतलब क्या है? एवरेज। ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्ट इसकी एवरेज ले लूँ तो ये मैं इसकी डायरेक्ट अगर एवरेज निकाल लूँ तो ये बन जाती है। अदरवाइज इसका दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है? दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं इसको सिंपली सम कर लूँ और सम करने के बाद मैं इस सम को डिवाइड कर दूं किसके साथ? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मेरी 12 है तो ये फिगर आ गई। इसी तरीके से वाई के साथ भी मैंने ऐसे ही कर लिया कि मैंने इन सारी फिगर्स का सम कर लिया और सम करने के बाद मैंने आराम से इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड किया तो मेरे पास इसकी एवरेज आ गई। इसी तरीके से मुझे चूँकि समीशन एक्स वाई चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका भी समीशन कर लेता हूँ। ये समीशन एक्स वाई आ गया और यहाँ पे इसका समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब मैंने इस पे वैल्यूज़ को पुट किया अब जब मैंने यहाँ पे निकालना है b की वैल्यू, तो आप देखें यही वाला b वाला फंक्शन अगर मैं पूरा अप्लाई करूँ तो क्या होगा? सबसे पहले मैं कहूँगा समीशन एक्स वाई, दिस इज समीशन एक्स वाई माइनस नंबर ऑफ वैल्यूज़ n दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार मेरे पास क्या है? 10.25 मल्टीप्लाई बाय वाई बार मेरे पास क्या है? 41.4। ये मेरे पास ऊपर की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय नीचे की वैल्यू में मैंने क्या लिखा? समीशन एक्स स्क्वायर, दिस इज समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार का मैंने 2 दफ़ा वैल्यू मालूम करनी है। ये मैंने जब अप्लाई किया मेरे पास जो b की वैल्यू है दैट इज़ 10.86, मेरे पास b की वैल्यू 10.86 आ गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा,
सिमिलरली अब मैं अगर इसको आगे चलाऊं मज़ीद, ओके जी, इसके बाद ए की वैल्यू का भी मुझे पता है। ज़ाहिर है ए की वैल्यू किसके बराबर है, वाई बार। आपको पता है वाई बार मेरे पास क्या वैल्यू है, दिस इज वाई बार माइनस एन इंटू एक्स बार। ये मैंने वैल्यू अप्लाई की तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 71.21। ठीक हो गया जी, एक मिनट मैं इसको दोबारा मालूम करता हूँ। ए किसके बराबर है, ए है वाई बार, दिस वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। सो द वैल्यू इज 21.83। नाउ दिस इज द वैल्यू जो कि मेरे पास ए और बी की आ गई है। यानी कि मैं अब अगर इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि y इज इक्वल टू ए विच इज 21.83 प्लस 2.92 x। ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन बन रही है जिसको मैंने कहा है कि दिस इज माई एस्टिमेटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या बना। इसका मतलब ये बना कि ये जो डाटा है अब मुझे ये बता रहा है कि फ़र्ज़ करें अगर एक कंपनी जो है वो अपने नंबर ऑफ सेक्शंस को 50 तक लेकर चली जाए तो फिर क्या होगा। उस सिचुएशन के अंदर ये जो y की वैल्यू है, यानी कि यही वाली फर्म अगर अपने नंबर ऑफ सेक्शंस को 50 तक लेकर चली जाए तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो वैल्यूज़ नंबर ऑफ सेल्स जो बनेंगी वो कुछ इस लिहाज से बन जाएंगी 2.92 मल्टीप्लाई बाय 50। तो उसकी एक्सपेक्टेड जो सेल्स होंगी वो अब 167.8 तक चली जाएंगी। ठीक है, आपने जो अक्सर सुना है, जो हम ये बोल रहे होते हैं ना कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी इतनी हो जाएगी, हमारी ट्रेड इतनी हो जाएगी। तो इन सारे डाटास के पीछे दिस टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस आर देयर। हाउएवर वो ज़ाहिर है उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं, बट द आइडिया इज़ एक्चुअली सेम। अच्छा, अब आप देखें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब अब ये हुआ कि एक मैंने अभी ये एक्चुअल सेल्स निकाली थी, अब ये मैं निकालता हूँ एस्टिमेटेड वाई। एस्टिमेटेड वाई बेसिकली ये वाला एस्टिमेटेड वाई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड वाई निकालता हूँ। एस्टिमेटेड वाई देखें कैसे आएगा, 21.83 प्लस 2.92 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी लिख रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, 21.83 और 2.9, लेट मी सी, एक मिनट। ओके, हम हाँ, जिस तरह हमने इसके अंदर जब 3 की वैल्यू निकली तो देखिए मेरे पास जो एस्टिमेटेड y आया वो कितना आया, 30। इसका मतलब है एक्चुअल जो y है वो 30 है लेकिन एस्टिमेटेड y कितना है, 30.59। इसी तरीके से एस्टिमेटेड y जो है एज पर रिग्रेशन इक्वेशन वो 42 आया, जबकि एक्चुअल कितना है, 38 है। अब यहाँ पे मैं अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो ये जो डिफरेंस है ये वो डिफरेंस है जिसको हम एरर कह रहे थे अभी तक। ये वो डिफरेंस है जिसे हम एरर कह रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये एरर जो है ये हमारा कम से कम हो, यानी कि y माइनस वाई एस्टिमेटिंग जो है हम ये चाह रहे थे कि ये एरर हमारे पास कम से कम वैल्यू की शक्ल में आए। तो आप अगर देखें तो कुछ प्लस और कुछ माइनस करने के बाद अल्टीमेटली ये अगर वैल्यू है ये बहुत ही कम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एरर तो है, लेकिन लीस्ट स्क्वायर का मकसद बेसिकली यही होता है कि हमारी कोशिश होती है कि ये एरर किसी तरीके से कम हो, ताकि हमारा जो एक्चुअल डाटा है और एस्टिमेटेड उसमें जितना एरर कम होगा इसका मतलब होगा कि वो जो इक्वेशन जो हमने एस्टिमेट की है वो हमने एक अच्छी इक्वेशन एस्टिमेट की है और उसकी बुनियाद के ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार एक्सेल के तौर पर भी मौजूद है, डायरेक्टली रिग्रेशन इक्वेशन के ज़रिए। वो हम ज़रा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, लेकिन पहले फ़िलहाल हम अपना बाकी जो काम है उसको हम देख लें जो हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके ये हमने पूरी इक्वेशन निकाल ली, आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो गया। लेकिन ये जो इक्वेशन है, सिर्फ इस इक्वेशन को निकालने से मसला हल नहीं होगा। वो इसलिए कि
बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि रिग्रेशन इक्वेशन आपकी बहुत अच्छी आ गई है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फिट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एक्चुअल और एस्टिमेटेड के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल आप एक दफ़ा यहाँ से देख लें इसकी मदद से। देखिए मेरे पास दो किस्म का डाटा मौजूद है, एक वो है जिसकी रिग्रेशन इक्वेशन के गिर्द ही उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, दूसरी वो है जिसकी रिग्रेशन इक्वेशन से दूर दूर उसकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दी रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत कम है, जबकि यहाँ पर एक्चुअल और एस्टिमेटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसी ये जो हमने अभी तक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर मालूम करने का हमारे पास यही तरीका मौजूद है कि हम समीशन करते हैं उसकी वैल्यूज़ को एस्टिमेटेड वैल्यूज़ से, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को एस्टिमेटेड वैल्यूज़ से, और उसके बाद उसको n-2 से डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। इसी को निकालने का दूसरा तरीकाकार जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ दिस फार्मूला। आप इसलिए कि आप अगर गौर करें तो इसी के अंदर मैंने वाई हैट की वैल्यूज़ को डाल दिया है बेसिकली। ठीक है, ये मिस्टेकनली बुक में लिखा गया समीशन एक्स, दिस इज़ एक्चुअली वाई। ठीक है, इसलिए कि स्टैंडर्ड एरर में तो हम एस्टिमेटेड की वैल्यू निकाल लें ना, तो ये जो एक्स है दिस इज़ वाई, तो इसका मतलब है इसकी जो असल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए कि मैं कह सकूँगा समीशन वाई माइनस वाई हैट, एंड ये मैं कहूँगा जी ये उसका स्क्वायर की वैल्यू की शक्ल में उसका मौजूद है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n-2 आ जाएगा उसके साथ साथ। इसी को उसने फिर यहाँ पे ये जो y बार है इसको उसने एक्सपैंड किया है और इसकी वैल्यू आपको बता दी है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड एरर जो कि हम फिर निकालते हैं, और ज़ाहिर है जिस मॉडल का जितना स्टैंडर्ड एरर कम होगा हम ये कहेंगे कि वो मॉडल उतना ही बेहतर मॉडल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड एरर के बारे में और एक्चुअल वैल्यूज़ के बारे में, अगर आपको याद हो हमने जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने एक शेबिव थ्योरम पढ़ा था। शेबिव थ्योरम में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ कहाँ तक मूव करती हैं। अब आप उसी अगर मॉडल की एस्टिमेशन यहाँ पे देखें तो ये जो डार्क लाइन है दिस डार्क लाइन इज़ व्हाट, दिस इज़ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखिए होगा क्या कि कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ इस लाइन से ऊपर एग्जिस्ट कर रही होंगी, कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ इस लाइन से नीचे एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली तरीक़ाकार ये है कि हम कुछ इंटरवल्स बनाते हैं। ठीक है, मसलन पहला जो इंटरवल होता है वो होता है वन स्टैंडर्ड एरर की डिफरेंस के ऊपर, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था एक्स बार प्लस माइनस इस वन स्टैंडर्ड एविएशन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स बार प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसी तरह एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर, इसी तरीके से एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इससे हमारे इंटरवल्स बनेंगे, और इंटरवल्स अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे भी इसको पढ़ा था कि पहला जो इंटरवल है जो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड एरर के गिर्द मूव करता है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 68% वैल्यूज़ आ जाती हैं। दूसरा जो स्टैंडर्ड एरर है उसके अंदर 95.5% वैल्यूज़ आ जाती हैं, और तीसरा जो है उसके अंदर 99.7% वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल उठाऊं और मैं आपसे कहूं कि फ़र्ज़ करें हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है दो अदर चीज़ों के दरमियान, कि हमने ये देखने की कोशिश की है कि किसी भी व्हीकल की एज और उसके मुताबिक उसका रिपेयर एक्सपेंसेस का क्या रिलेशनशिप है। तो वो जो मॉडल मेरे पास आया वो कुछ इस तरीके से आया कि 3.75 प्लस 0.75x। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेटली आप अगर ये स्लोप से समझ लें तो अप्रॉक्सीमेट अपना रिलेशनशिप जो है वो 75% का है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जो जितना भी रिलेशनशिप है वो 75% के हिसाब से है। अब अगर फ़र्ज़ करें एक ट्रक जो है वो 4 साल पुराना है, तो इस x की जगह में 4 अगर पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू जो है
वो किसके बराबर आ जाएगी 6.75। और अगर फर्स्ट करें ये डॉलर की शक्ल में है और मैंने परसेंटेज ली हुई है तो 6.75% का मतलब है कि $675। ठीक है, इसका मतलब है अगर एक ट्रक 4 साल पुराना है तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली एनुअल एक्सपेंस जो है वो 675 होगा। और स्टैंडर्ड एरर कितना होगा, मैंने जब स्टैंडर्ड एरर का वो उस पर एक्सप्रेशन अप्लाई किया तो उसकी जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 0.866। और सिमिलरली मैंने अगर जब उसको $1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज $86.6। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एनुअल रिपेयर एक्सपेंसेस है एस्टिमेटेड वो 675 का होगा। और इसके अंदर जो वेरिएशन है नॉर्मल केस में वो कितनी हो सकती है $86 की। अब देखें, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि x दिस एवरेज दिस y बार एवरेज प्लस माइनस दिस स्टैंडर्ड एविएशन 1 के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसको प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड एरर के अंदर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो इस इंटरवल के अंदर तकरीबन 68% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एनुअल एक्सपेंस इतना ही होगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा 675 प्लस 1 इंटू 86.6, तो ये फिगर आ गई। उसके साथ 675 माइनस 1 इंटू 86 प्लस 6, दिस इज 588.4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम 68% कॉन्फिडेंट कि जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 588 और 675 के दरमियान ही होगा, इससे ऊपर नीचे एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आई एम 68% श्योर। इसी तरीके से अगर अब मैं इस 1 स्टैंडर्ड एरर के बजाय इस पे 2 स्टैंडर्ड एरर के ऊपर चला जाऊं, अब क्या सिचुएशन होनी है, अब इस सिचुएशन ये होनी है कि आई एम 95.5% श्योर कि मेरा एक्सपेंडिचर मिनिमम जो है वो 501 या 502 होगा और मैक्सिमम जो है वो 848 हो सकता है, इससे ज़्यादा किसी सूरत में नहीं जाएगा। 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आगे जाऊँ तो 99.7% चांसेस हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 415 हो सकता है और मैक्सिमम 934 हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने का कोई चांस मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपका रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से हमने सबसे पहले क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया। रिलेशनशिप में हमने देखा कि एक वेरिएबल दूसरे को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि उनका जो आपस में एरर है उसके एरर की वेरिएशन समझने के लिए हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर और एवरेज की मदद से हमने इंटरवल्स बनाए, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि हमारी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम एक्सपेंडिचर की सिचुएशन कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एरिया, फर्स्ट टॉपिक जो कि सारे का सारा रिग्रेशन से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कोरिलेशन समझेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। थैंक यू।